घर आते ही मैंने जूते नाली में फेंक लिए, क्योंकि जूते की तीसरी स्टेज का नाम सुनकर मैं भयभीत हो गया था। ये क्या? जूते नाली में फेंक लिए? जूतों की तीसरी स्टेज भी होती है? आपको भी अजीब लगी ना ये बात? मुझे भी। तो आइए इन प्रश्नों का जवाब ढूंढते हैं निबंध एवन जूता में, जो लिखा है संसार प्रसिद्ध हिंदी के विद्वान, आलोचक, सफल हास्य व्यंग लेखक डॉक्टर संसार चंद्र ने। इनके हास्य व्यंग प्रधान निबंधों के 3 संग्रह हैं: सटक सीताराम, अपनी डाली के कांटे और सोने के दांत। एवन जूता हास्य व्यंग प्रधान निबंध है, जो कि उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सोने के दांत में से लिया गया है। इस निबंध में लेखक बेईमान दुकानदारों पर करारा व्यंग करता है। ये दुकानदार अपनी घटिया वस्तुएं एवन बताकर ग्राहकों के साथ छल करते हैं। इसमें उन ग्राहकों के भोलेपन को भी उजागर किया है जो वास्तविकता जाने बिना विज्ञापन की चकाचौंध में आकर धोखा खा जाते हैं। जूते के कारण लेखक परेशान होता है और पाठक हंसता है। निबंध है एवन जूता। जालंधर छावनी के सदर बाजार से होती हुई जो सड़क रेलवे स्टेशन की ओर जाती है, वह एक पुल पर से गुजरती है। इस पुल के पास एक सड़क पश्चिम की तरफ फटती है, जिस पर थोड़ी दूर चलकर आपको एक जूता साज की दुकान मिलेगी। दुकान पर एक लंबा चौड़ा बोर्ड लटक रहा है, जिस पर अंग्रेजी में बहुत मोटे अक्षरों में एवन शू लिखा है। दुकान के अंदर एक महाशय अपने काम में व्यस्त दिखाई देंगे। इनका नाम मिस्री लाल है। इन बाजारू जूत साजों के संबंध में मेरी राय अच्छी न थी। मैं दुकानों से बना बनाया जूता खरीदने के पक्ष में था, मगर पाकिस्तान बनने के बाद जब प्रत्येक जूते ने मुझे सताना आरंभ किया, तो मुझे अपना विचार बदलना पड़ा और विवश होकर एक दिन श्री मिस्री लाल जी की शरण में जाना पड़ गया। कहा जाता है कि संगति का प्रभाव कभी व्यर्थ नहीं होता। मैं कहता हूँ कि प्रतिदिन बार बार यदि कोई चीज़ पढ़ी जाए या देखी जाए, तो वह भी रंग लाए बिना नहीं रहती। प्रतिदिन एक आध बार मैं रेलवे स्टेशन की ओर अवश्य जाता था और एवन शू के चमकीले शब्द बोर्ड पर पढ़ता था और मिस्री लाल जी के दर्शन भी करता था। नाम भी कितना प्यारा था, मिस्री लाल। जिसका नाम ही मिस्री हो, उसके हाथ का बना जूता भी अवश्य ही मृदु एवं मधुर होगा। इस विचार से प्रेरित होकर एक दिन मैं दुकान के अंदर अनायास लपक गया और मिस्री लाल जी को खड़े खड़े जूतों के संबंध में अपनी दुख भरी कहानी सुना दी। मिस्री लाल जी मुस्कुराए और बोले, फिक्र ना करो, मेरा बना हुआ जूता आपको जरा भी तकलीफ नहीं देगा। मैंने डरते डरते कहा कि इन बेदर्द जूतों के हाथों मैंने बड़े बड़े सितम उठाए हैं। मुझे कीमत की परवाह नहीं, मगर जूता पाँव को ना काटे। मिस्री लाल जी ने अपने चौड़े नथुने फैलाकर कहा कि आप काटने की कहते हैं, वह तो आपके पाँव को चूमेगा। पाँव जूते में डालोगे तो ऐसे प्रतीत होगा जैसे रेशम में रख दिया हो। बाजार में चलते समय दुकानदार आपके जूते को घूर घूर कर देखेंगे। 18 रुपए कीमत होगी। 2 रुपए पेशगी दे जाओ और 3 रोज के बाद आकर जूते ले जाना। 3 दिन मैं जूते के ही स्वप्न देखता रहा। कभी यह कि बाजार से गुजर रहा हूँ और मेरे पाँव में जूते के स्थान पर रेशम चिपटा हुआ है, या यह कि मैं राजहंस बना हुआ हूँ और सड़क पर उड़ता चला जा रहा हूँ। मेरे चारों ओर एक विशाल जल समूह है जो ईर्ष्या की दृष्टि से मुझे देख रहा है। तीसरे दिन मैं मिस्री लाल के पास पहुंच गया। शेष 16 रुपए भेंट कर एवन जूता पहन लिया। दुकान के अंदर 1-2 कदम चला तो जूता मुझे कुछ तंग लगा। मैंने इसका जिक्र जब मिस्री लाल से किया तो बोले, घबराने की आवश्यकता नहीं, सड़क पर 2-4 बार चलोगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दुकान से निकलकर सड़क पर आया तो ऐसे लगा कि जूते का पंजा, एड़ी आदि बहुत तंग हो गए हैं।
स्थान स्थान पर जूते के टांके गफलत की नींद से जागकर अपने कर्तव्य पालन में जुट गए हैं। ऐसा समझ लीजिए कि जैसे पाँव के पंजे 10 मन भारी शहतीर के नीचे दबा दिए गए हों। पाँव की एड़ी के साथ आग का दहकता हुआ अंगारा चिपका हुआ था। हर उंगली के साथ नीचे एक एक बिच्छू छिपा था जो डंक चलाए जा रहा था। थोड़ी देर के लिए मैं बौखला गया। मैंने दोनों पाँव जोर जोर से जमीन पर पटके, परंतु इसका परिणाम यह हुआ कि जूतों का शिकंजा पहले की अपेक्षा और भी अधिक मजबूत हो गया। 10 कदम चलने के बाद मैं बेबस और लाचार हो गया और एक पनवाड़ी की कुर्सी पर धम से बैठ गया। मेरे एक परिचित उधर से गुजरे और पूछ बैठे, मिस्टर कपूर, आप परेशान दिखाई देते हैं, क्या आप बीमार हैं? मैंने उत्तर दिया, बीमार ही नहीं बल्कि चलने से भी लाचार हूँ। वे मुस्कुराए और चल दिए। उनके जाने के बाद मैंने कुछ हिम्मत बांधी और उठा। जब ऐसा लगा कि मेरी दोनों एड़ियों को कोई रेती लेकर छील रहा है, मैं फूंक फूंक कर कदम रखने लगा। प्रत्येक गुजरने वाला मुझे आश्चर्य से देख रहा था। मेरे मित्र मिस्टर चोपड़ा सामने से आए और बोले कि मिस्टर कपूर, आज तुम कैसे चल रहे हो? मैंने कहा, कौन कमबख्त चल रहा है, मैं तो चलना सीख रहा हूँ। वे आगे बढ़े तो मैंने दोनों पांव जूतों से बाहर किए। एड़ियां जख्मी हो चुकी थी और पैरों पर स्थान स्थान पर छाले पड़ चुके थे। कुछ ना पूछिए कि घर कैसे पहुंचा। हर पहले कदम पर आह और दूसरे पर चीख निकल जाती थी। पुराने दमे का बूढ़ा मरीज भी चलने में मेरा मुकाबला करता तो मैं हार जाता। प्रत्येक जूता कुछ समय चलने के बाद ढीला पड़ जाता है, मगर कारीगर का कमाल देखो कि एवन जूता हर कदम पर सिकुड़ता जाता था। घर पहुंचने पर दोनों पैरों को जूतों की कैद से आजाद किया तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कोई नन्ही सी चिड़िया बाज के पंजों से छुटकारा पा गई हो, या कोई हिरन किसी न किसी तरह भयानक अजगर की जकड़ से भाग निकला हो। 3-4 दिन के लगातार इलाज से पैरों के छाले और जख्म हल्के पड़ने लगे। बहुत दिनों तक पहनना तो दूर रहा, जूतों के पास तक जाने की हिम्मत ना पड़ती थी। एक दिन दिमाग को एक नया विचार सूझ पड़ा कि एवन जूते को जुराबों के साथ ट्राई करना चाहिए। यह तजर्बा किसी हद तक ठीक साबित हुआ और जूते की काटने में पहले की अपेक्षा कुछ कमी हो गई। जब जुराबों ने जूते के हमलों को बेकार कर दिया तो इसमें एक नवीन परिवर्तन आया। 2-3 दिन के बाद दाहिने पांव के जूते पर एक भूरे रंग का धब्बा दिखाई दिया, जो कुछ समय के बाद फटकर सुराख में तब्दील हो गया। प्रतिदिन इस तरह 1-2 धब्बे पैदा होते थे और समय पाकर सुराखों में तब्दील हो चले जाते थे। कहा जाता है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। बाएं पांव के जूते ने भी अपने भाई की नकल करनी शुरू कर दी। 1-2 सप्ताह के अंदर दोनों में दर्जनों सुराख हो गए। ऐसा लगता था जैसे मिश्रीलाल का बनाया हुआ जूता कह रहा था कि क्या हुआ जो तुमने जुराबें पहनकर मेरे हमलों को बेकार कर दिया, मगर आत्मघात से तुम मुझे कभी रोक नहीं सकते। एक दिन जी में आया कि चलो मिश्रीलाल जी को भी जूते के दर्शन कराएं, जिससे उनको भी पता चल सके कि एवन जूते ने क्या क्या चमत्कार दिखाए हैं। जूते को देखते ही मिश्रीलाल बोले, आहा, मुझे पहले ही उम्मीद थी। संसार की प्रत्येक वस्तु 3 स्टेजों से गुजरती है। यह जूता इसी वैज्ञानिक नियम के आधार पर बनाया गया है। पहली स्टेज वह थी जूता पहनकर आप यहाँ से घर गए थे। दूसरी स्टेज आपके सामने है। आपको विदित होना चाहिए कि शरीर के प्रत्येक अंग के लिए रोशनी और हवा दोनों अनिवार्य है। भला वह भी कोई जूता है जिसमें पाँव का दम ही घुटने लगे? यही तो इस जूते का कमाल है कि समय आने पर इसमें अपने आप रोशनदान बनते चले जाते हैं। आप अभी से घबरा गए हैं, अभी तो यह तीसरी स्टेज से गुजरेगा। उस समय जूते के तलवे स्वयं गिरने आरंभ हो जाएंगे। आपको पता भी नहीं लगेगा कि तलवा का बौर कहाँ गिरा, केवल ऊपर का भाग रह जाएगा। आपके दोनों पांव हर समय जमीन को छूते रहेंगे।
जमीन से हर समय एक प्रकार की शक्ति खारिज होती रहती है। कितने मजे की बात होगी कि यह शक्ति पांव के द्वारा आपके शरीर में प्रवेश करती रहेगी। इसलिए ब्रह्मचारी और महात्मा लोग जूते का बहिष्कार करते हैं। घर आते ही मैंने जूते नाली में फेंक दिए, क्योंकि जूते की तीसरी स्टेज का नाम सुनकर मैं भयभीत हो गया था। दूसरे दिन प्रातःकाल एक सफाई कर्मचारी जूते हाथों में लिए घर में दाखिल हुआ और बोला, बाबूजी, आपके जूते नाली में पड़े हुए थे। मैंने कहा कि इन्हें तुम ही रख लो। वह बोला, इनमें छेद ही छेद हैं। इनके तलवे भी लड़खड़ा रहे हैं। मैंने कहा कि यह छेद नहीं, हवा आने के सुराख हैं। आजकल पेरिस में ऐसे जूतों का ही रिवाज है। मगर वह खिसियानी हंसी हंसा और जूते वहीं छोड़कर चला गया।